यूरोपियन कंट्रीज, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स, ये देश पूरे विश्व में अपने कॉलोनीज को स्थापित कर रहे थे, यानी दूसरे नेशंस को अपना गुलाम बना रहे थे। 1914 से 1919 में होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज। टारगेट था कि अपने कॉलोनीज को और ज्यादा विस्तार करें। आगे चलकर 1939 से 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है यूरोपियन देशों के बीच। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन कंट्रीज की शक्तियां इतनी कम हो जाती हैं कि वो अपने कॉलोनीज पर ही कंट्रोल नहीं कर पाते, और जिन कंट्रीज में ये कॉलोनीज थी वो कंट्री खुद अपनी आजादी के लिए रिवोल्ट करने लगी। इसलिए देखा भी जाता है कि 1945 के बाद बहुत सारे अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज को आजादी मिली, और इसमें हमारा भारत देश भी 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाता है। 1945 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन अब वर्ल्ड के सामने एक नया वॉर था, कोल्ड वॉर, यानी पूरा विश्व दो तरीके से विभाजित हो रहा था। एक तरफ था फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, जिसकी मेजबानी कर रहे थे अमेरिका एंड कनाडा। विचारधारा थी कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद, और बहुत सारे देश इनसे जुड़ भी रहे थे नाटो अलायंस के माध्यम से। वहीं विश्व की तरफ दूसरी जो सुपर पावर आ रही थी वो थी समाजवाद दृष्टिकोण वाली, यानी सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज, जिनकी मेजबानी कर रहे थे रशिया एंड चाइना, और इनसे भी देश जुड़ रहे थे थ्रू वॉरसो पैक्ट। लेकिन जो देश अभी आजाद हुए थे, लीस्ट डेवलप्ड थे या अंडर डेवलपिंग थे, उन्हें ना तो अमेरिका का पूंजीवाद चाहिए था और ना रशिया का समाजवाद। उन्हें तो एक नई विचारधारा, एक नई आर्थिक और राजनीतिक सोच चाहिए थी, जिससे वो अपने देश का कल्याण कर सकें, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर बना सकें। इसीलिए उन्होंने एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का निर्माण किया और एक संस्थान की स्थापना की, जिसका नाम था नॉन अलायंट मूवमेंट। 1 सितंबर 1961 बेलग्रेड यूगोस्लाविया में ऑफिशियली नॉन अलायंट मूवमेंट संस्थान की स्थापना कर दी गई। इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं इंडिया, इंडोनेशिया, घाना, इजिप्ट और यूगोस्लाविया, और करंट में नाम में 120 कंट्रीज मेंबर है। 90s में होता है डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, और इसके साथ ही खत्म हो जाता है फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड। अब पूरा विश्व बटा है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में। ग्लोबल नॉर्थ यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज, और ग्लोबल साउथ का मतलब डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। अब ग्लोबल साउथ बन गया है वॉइस ऑफ साउथ, यानी इन देशों का संगठन जो अपने देश को विकसित बनाना चाहते हैं, और इसी में से एक संगठन का नाम आता है जिसका नाम है ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2001 में गोल्डमैन सैच्स के चेयरमैन जिम ओनील ने एक एक्रोनिम दिया, ब्रिक, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, और उन्होंने कहा कि ये चारों देश पूरे विश्व की इकोनॉमिक ग्रोथ का कारण बनेंगे। और आगे चलकर ब्रिक्स की स्थापना की गई, और 16 जून 2009 में फर्स्ट ब्रिक समिट हुई येटिनबर्ग, रशिया में। ब्रिक्स का लक्ष्य था कि पूरे विश्व का इकोनॉमिक ग्रोथ और रिफॉर्म ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आगे ब्रिक्स का विस्तार होता है, और 24 दिसंबर 2010 में चाइना ऑफिशियली इनवाइट करती है साउथ अफ्रीका को, और अब ब्रिक्स नेशन बन जाता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। मार्च 2013 में होती है 5th ब्रिक समिट इन डरबन, साउथ अफ्रीका। यहां पर घोषणा की जाती है कि 2014 तक बनाया जाएगा एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि ब्रिक्स बैंक। 2014 में होती है 6th ब्रिक्स समिट इन फोर्टालिजा, ब्राजील,
और यहीं पर ऑफिशियली सारे कंट्रीज ट्रीटी साइन कर देती है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। 2016 में न्यू डेवलपमेंट बैंक पूरे तरीके से ऑपरेशनल हो जाती है। हेडक्वार्टर बनाया जाता है शंघाई, चाइना में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन ब्रिक कंट्रीज, इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज। न्यू डेवलपमेंट बैंक का फोकस्ड एरिया यानी जहां पर वो अपने फंड्स को मोबिलाइज करते हैं वो एरियाज हैं कुछ इस प्रकार से: क्लीन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर एंड सैनिटेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने आगे चलकर बहुत सारे रीजनल ऑफिस भी ओपन किया, जैसे कि अफ्रीका रीजनल ऑफिस जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। वहीं 2019 में अमेरिकन रीजनल ऑफिस ओपन किया गया साओ पाउलो, ब्राजील में। 2020 में यूरेशियन रीजनल सेंटर ओपन किया गया मॉस्को, रशिया में। और इंडियन रीजनल ऑफिस ओपन किया गया है गांधीनगर, गुजरात में। अगर हमें ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस को समझना है तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2019 पर गौर करना होगा। ब्रिक्स नेशन की बात करें तो उनके पास है 41% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 16% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, 24% ऑफ ग्लोबल जीडीपी और 29.3% ऑफ लैंड सरफेस एरिया। इंडिया का महत्व ब्रिक्स नेशन में इतना ज्यादा क्यों है? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका निर्माण किया गया था 8 दिसंबर 1985 ढाका, बांग्लादेश में। सार्क का हेडक्वार्टर्स है काठमांडू, नेपाल में, और जिसका मेन मोटिव यानी लक्ष्य है वेलफेयर ऑफ साउथ एशियन पीपल एंड डेवलपिंग म्यूचुअल ट्रस्ट। इसके 8 मेंबर्स हैं: इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। देखा जाए तो भारत सबसे बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इकोनॉमी एंड मिलिट्री पावर। अब जब भी भारत किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन में जाता है तो कहीं ना कहीं भारत को इन 8 देशों का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। भारत का पॉलिसी रहा है नेबरहुड फर्स्ट, और सार्क एक प्लेटफॉर्म देता है भारत को जहां वो अपने पड़ोसी मुल्कों को ट्रेड, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्निकल नो हाउ में मदद करता है। भारत जब भी कोई विश्व यात्रा करता है या बाहर से कोई भी चीजें सीखता है तो उसका लाभांश अपने पड़ोसी मुल्कों को भी देता है। 15th ब्रिक्स समिट हुई 2023 जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में, और यहां ये डिसाइड किया गया कि ब्रिक्स नेशन का फिर एक्सपेंशन किया जाएगा। इनविटेशन भेजा गया अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई को। अर्जेंटीना को छोड़कर बाकी 5 देशों ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया और 2024 में एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया है। ब्रिक्स नेशन का एक्सपेंशन का ऑब्जेक्टिव है टू बिकम द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, और एक दृष्टिकोण है टू क्रिएट मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।